चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, जो है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। तो कौन कौन सी ऐसी विधि हैं जिसमें हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं। और ये जो सांद्रता की विधि है, आप कभी अगर कोई सिरप लेते हैं या कोई भी मेडिकल से दवाई लेते हैं तो उसमें आप लोग गौर कीजिएगा, वो सांद्रता दिया रहता है। किस रूप में दिया रहता है, अभी जो पढ़ेंगे उन्हीं में से कोई एक आपको ज़रूर मिलेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, जिसको हम लोग W/W भी कहते हैं। किसी भी विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है, 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम लोग उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी विलयन का जो कुल द्रव्यमान हो, उसमें जो अवयव है, उसका घटक है, वो कितने ग्राम उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है, उसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अगर हम इसका सूत्र देखें तो इसका सूत्र होता है, जैसे विलेय का अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो WB/WA + WB, ये पूरा विलयन हो गया, और ये जिस घटक का निकाल रहे हैं उसका गुणित 100। इसी तरह विलायक का निकालेंगे तो ये पूरा विलयन का द्रव्यमान हो गया, ये विलायक का द्रव्यमान हो गया गुणित 100। यानी जिसका भी हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर में रखिए, और विलयन का जो भी द्रव्यमान होगा वो नीचे में होगा। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ रहे 10% सोडियम कार्बोनेट का विलयन, 10% सोडियम कार्बोनेट का विलयन, और अगर दिया हो W/W, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और 90 ग्राम जल है। अगर हमने उसको जल में बनाया है तो 10% सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या है, उसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट होगा और 90 ग्राम जल होगा। हमारे पास क्वेश्चन है 90 ग्राम जो जल है उसमें 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला दें तो उसकी सांद्रता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे अधिक मात्रा में कौन है, जल है, तो ये हमारा विलायक होगा, कम ये है तो ये विलेय होगा। अब हमारे पास W/W जो कि दोनों ग्राम में है, तो इसलिए ये द्रव्यमान प्रतिशत होगा। इसका सूत्र क्या होता है, WB/WA + WB गुणित 100। WB यानी कि जो हमारा विलेय है उसका ग्राम कितना ग्राम दिया है, 10, तो ऊपर में रखेंगे 10। WA क्या है, विलायक का भार, तो ये होगा 90। WB विलेय का भार, ये आएगा 10 गुणित 100। 10/90 और 10 कितना होगा, 100 गुणित 100। जो कट रहा है वो कटा दीजिए, आएगा 10। यानी अगर 90 ग्राम जल में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला हो तो उसकी सांद्रता कितनी होगी, 10% होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं आयतन प्रतिशत। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में संख्या को हम लोग आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या था, 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय है वो था। आयतन प्रतिशत ml में होगा। 100 ml में कितना ml विलेय है वही उसकी आयतन प्रतिशत को दर्शाता है। और इसके लिए फॉर्मूला आपको ये दिख रहा है, VB/VA + VB गुणित 100। वहाँ पे W लिए थे, यहाँ पे V लिए हैं। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ रहे 10% एथिल अल्कोहल और कोष्टक में V/V, तो इसका मतलब यह है कि हमने 10 ml एथेनॉल लिया है और 90 ml H2O लिया है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, 50 ml ईथर को
400 ml जल में मिलाने पर प्रतिशत सांद्रता कितनी होगी। तो ये पहले जैसे बनाए थे वैसे ही है। सूत्र हमारे पास ये है। इसमें भी क्या है, विलेय। विलेय कौन होगा, ये। तो 50 को ऊपर में रख दीजिए। भी है विलायक, ये 450 यहाँ रख दीजिए। भी विलेय है, 50 यहाँ रख दीजिए। दोनों को जोड़ दीजिए, 500 आएगा। कट रहा है उसको कटा दीजिए, ये भी आएगा 10%। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दम 50। ठीक, तो ये सिंपल था, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम लोग W/V से दर्शाते हैं। इस W/V का मतलब क्या है, 100 ml विलयन में कितने ग्राम विलेय मिला हुआ है, उसको हम लोग आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, W यानी कि भार और V यानी कि आयतन। तो 100 ml आयतन में कितना ग्राम विलेय मिला हुआ है, वही उसकी आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत को दर्शाता है। अब यदि हमारे पास लिखा हो 10% सोडियम कार्बोनेट और कोष्टक में दिया हो W/V, इसका मतलब ये है कि 100 ml विलयन में, अगर जल में बनाए हैं तो 100 ml जल में कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिला होगा, 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिला है। इसी का जस्ट उल्टा V/W यानी कि 100 ग्राम विलयन में कितने मिलीलीटर विलेय मिला हुआ है, उसको हम लोग द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा इसको। इसमें हमारा विलायक कौन होगा, विलायक किस में होगा, ml में होगा, ये वाले में W/V में। और V/W में हमारा जो विलायक है वो ग्राम में होगा। 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम आयतन में कितना ml विलेय मिला हुआ है, वही क्या कहलाएगा, V/W कहलाएगा। जैसे यदि हमारे पास लिखा हुआ है 10% एथेनॉल और कोष्टक में V/W दिया है, अगर हमने इसको जल में बनाया है तो हम ये कहेंगे कि 100 ग्राम जल में हमने 10 ml एथेनॉल मिलाया है। ठीक, तो ये था द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोलरता। अब मोलरता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा इसके परिभाषा को। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, कितने विलेय हैं, विलेय के कितने मोल हैं 1 लीटर विलयन में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को मोलरता कहेंगे। इसका सूत्र अगर हम बनाना चाहें तो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोल की संख्या, विलेय की मोल की संख्या को हम NB से दर्शाते हैं और लीटर को VL से दर्शाए। V आयतन है, इसमें लीटर में। अच्छा, मोल बराबर क्या होता है, तो मोल बराबर होता है दिया गया भार बटे अणु भार। दिया गया भार को WB से और अणु भार को MB से दर्शाते हैं। तो इस NB के जगह हम लोग क्या रख देंगे, WB बटे MB रख देंगे। अब हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ रहा है, मोलरता को हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो कैपिटल M बराबर WB बटे MB गुणित 1 बटे VL। अगर आयतन लीटर में है तो, अगर वही आयतन अगर मिलीलीटर में है तो हमारा जो सूत्र है वो इस तरह से हो जाएगा, कैपिटल M बराबर WB बटे MB गुणित 1000 बटे VML। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी बिमला। ठीक, वॉशिंग मशीन W/M 1000 में देगी विमला। ठीक है, तो ये मोलरता का सूत्र
आपको याद रखना है, परिभाषा याद रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए मोलरता से संबंधित क्वेश्चन है। 2.4 ग्राम कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसका आणविक द्रव्यमान अणुभार कितना है, 40 है, को हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में विलय किया गया है। तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको इसमें विलय और विलायक खोज लीजिए। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब जल लिया गया है, तो जल हमारा क्या होगा, जल हमारा विलायक होगा। H2O कितना है, ये है 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 100 ml। तो जल कितना है, 100 ml। और एक हमारे पास विलय है जो कितना है, उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन जो विलय है वो हमारे पास है 2.46 ग्राम। और उसका जो अणुभार है, इसको हम लोग WB से दर्शा रहे हैं, और जो अणुभार है वो हमें दिया है 40। इतनी चीजें हमें पता है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है कैपिटल M बराबर WB बटे MB गुणित 1000 बटे VmL। इस फार्मूला में रख दीजिए। WB दिया गया भार कितना है, 2.46 बटे अणुभार कितना है, 40 गुणित 1000, VmL कितना है, 100। जो कट रहा है कटा दीजिए, ये कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया। तो ये कितना आएगा, 4 से भाग दे दीजिए, 4 शून्यम 0, 4 24 और 4 एकम 4। ठीक, तो लगभग इसकी मोलरता कितनी होगी, 0.61 होगा। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। आप अपने बुक में और भी एग्जाम्पल देखकर इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलरता के बाद हम लोग देखते हैं मोललता। ये मोलरिटी था, अब आगे देखेंगे वो मोलेलिटी है। देखिए दूसरा है मोलरता। मोलरता और मोलरता में बहुत बेसिक डिफरेंस है। मोलरता जहां हम लोग 1 लीटर विलयन लेते थे, वहीं मोललता में 1 किलोग्राम विलायक लेंगे। वहां विलयन लेते थे, यहाँ विलायक ले रहे हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलय के मोल की संख्या होगी उसी को उसकी मोललता कहेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। जहां मोलरता को कैपिटल M से दर्शाया जाता था, वहीं मोललता को स्मॉल m से दर्शाया जाता है। तो अगर हम इसका सूत्र बनाना चाहें तो स्मॉल m बराबर होगा मोलों की संख्या को NB से, और जो 1 किलोग्राम विलायक था उसको हम लोग WT से दर्शा रहे हैं, वेट, विलायक का वेट। मोल बराबर होता है दिया गया भार बटे अणुभार, यानी कि WB बटे MB। इस WB बटे MB को हमने यहाँ दर्शा दिया है। तो हमारे पास सूत्र निकल के आता है M बराबर WB बटे MB गुणित 1 बटे WT। ये कब है, जब विलायक का मान किस में दिया हो, किलोग्राम में दिया हो। लेकिन यदि जो विलायक है वो ग्राम में दिया हो तो हम उसमें 1000 का गुणा कर देंगे और हमारे पास नया फॉर्मूला आएगा स्मॉल m बराबर WB बटे MB गुणित 1000 बटे WT। याद रखने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वाशिंगटन से। वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वाशिंगटन से। ये सूत्र याद रखिए, ये है मोललता का।
अब आइए मोललता से संबंधित प्रश्न देखते हैं जो पहले एग्जाम में आ चुका हूँ। चलिए हम लोग मोललता से संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? 2.8 ग्राम 8 ग्राम ग्लूकोज है जिसका अणु भार दिया 180। ये 30 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो इस विलयन का मोललता क्या होगा? आइए सबसे पहले हम लोग मोललता का सूत्र लिख लेते हैं। स्मॉल m इक्वल टू WB बटे MB गुणित, चूँकि ये ग्राम में दिया है तो यहाँ 1000 वाला फॉर्मूला लगेगा WT। WB क्या है? विलेय का दिया गया भार। विलेय कौन है? ग्लूकोज, जिसका दिया गया भार कितना है? 2.82। MB क्या है? विलेय का अणु भार। अणु भार दिया है कितना? 180। 1000 बटे WT विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना दिया हुआ है? 30। अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। 3 से इसको कटा देते हैं, 3 एकम 3 निया 27। ये 0 पॉइंट में आएगा, 0.3 शून्य 3 निया 27, एक बचा 3 चौक 12 और कटेगा। 2 से कटा लेते हैं, 2 निया 18, 2 शून्य 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। एक बार लिख लेते हैं कितना आया? 0.47 बटे 9। ये शून्य इसको और करेंगे 5 आएगा 45, 2 आएगा 20 हुआ 2। तो लगभग हमारे पास ये वैल्यू आएगी 0.052। ठीक, बस कटाना है। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। फॉर्मूला याद रहे और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसका मान आपको रखना है, बाकी बन जाएगा। चलिए तीसरा टॉपिक है हमारा नॉर्मलता किसे कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन में जितना भी विलेय के ग्राम तुल्यांक घुले हों, यानी विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नया वर्ड है आप लोग के लिए ग्राम तुल्यांक। तो याद रखिए जो ग्राम तुल्यांक है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है दिया गया भार ये लिखा नहीं रहा है, दिया गया भार यहां लिख देता हूं, बटे तुल्यांकी भार। दिया गया भार बटे तुल्यांकी भार। अब ये तुल्यांकी भार क्या है? तो ये तुल्यांकी भार अम्ल का अलग होता है, क्षार का अलग होता है, लवण का अलग होता है। आइए एक एक करके इसको थोड़ा सा समझ लें। अगर हम अम्ल का तुल्यांकी भार निकालें, किसका? अम्ल या एसिड का निकालें, तो ये होगा अणु भार बटे विस्थापित H+ की संख्या। कितने H+ निकल रहे हैं? विस्थापित H+ की संख्या। विस्थापित H+ की संख्या कितनी है, उस संख्या से उसके अणु भार को आप भाग दे दीजिए तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकल आएगा। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए है
एसिटिक एसिड। ठीक, मैं पेज ले लेता हूँ। इसको मिटा देते हैं। चलिए, हमारे पास है CH3COOH। इसका हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका अणु भार, 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है। जब इसका अणु भार निकालेंगे आएगा 60। इसमें कितने हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है हाइड्रोजन की संख्या को नहीं देखना है, कितने हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं। तो जब ये टूटता है तो CH3COO माइनस और H प्लस के रूप में, यानी कि H कितने जा रहा है? एक ही H जा रहा है। तो यहाँ 60/1 आएगा बराबर 60, यानी जो एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी भार है वो 60 आएगा। इसी तरह मान लीजिए हमारे पास है HCl, तो इसका अणु भार कितना होता है? 1 + 35.5, 36.5 होगा इसका अणु भार। कितने H प्लस विस्थापित हो सकते हैं? तो ये जब टूटता है H प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ 1 H प्लस है तो बटे 1 आएगा, यानी HCl का भी तुल्यांकी भार 36.5 ही होगा। तो आपको बस ये देखना है कि कितने H प्लस विस्थापित हो रहे हैं, उस संख्या से उसके अणु भाग को भाग दे दीजिए, अम्ल का तुल्यांकी भार निकल आएगा। अब क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, आइए उसको सीखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। क्षार का, तो क्षार का तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र है अणु भार बटे विस्थापित OH की संख्या। OH की संख्या। जैसे हमारे पास मान लीजिए NaOH है, तो इसका अणु भार कितना होगा? इसका 23, इसका 16 और इसका 1। 23, 16 और 1 कितना होगा? ये होगा 40। तो 40 अणु भार आ गया। कितने OH यहाँ से निकल सकते हैं? तो एक ही OH यहाँ से निकल सकता है, तो बटे 1 बराबर 40। जितना भी OH वहाँ से विस्थापित होगा उस संख्या से उसके अणु भार को भाग दे देना है, जो आएगा वही क्षार का तुल्यांकी भार होगा। ठीक, इसी तरह लवण का, तो चलिए लवण का भी निकाल के देख लेते हैं। लवण के लिए तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र क्या है? लवण अणु भार बटे पॉजिटिव आयन की संख्या या नेगेटिव आयन की संख्या, धन आयन या ऋण आयन की संख्या। जैसे अगर मैं NaCl लूं, तो यहां इसका अणु भार निकाल लेते हैं। 23 + 35.5, ये कितना आएगा? ये आएगा 58.5। ये इसका अणु भार हो गया। प्लस NaCl में कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव है? तो ये जब टूटता है ये बनाता है Na+Cl-, यानी एक पॉजिटिव है या फिर हम ये कहें एक नेगेटिव है। तो दोनों में से कोई एक लेना है, या तो पॉजिटिव को या नेगेटिव को। तो पॉजिटिव को ले लेते हैं, कितना है? 1 है। तो सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार कितना आएगा? 58.5। तो इस तरह से आपको ये डिसाइड करना है कि जिसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है वो अम्ल है, क्षार है कि लवण है। उसके हिसाब से उसका तुल्यांकी भार हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसका सूत्र क्या होगा वो मैं बता देता हूं। इसको रफ करते हैं।
नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल N से दर्शाते हैं। नॉर्मलता बराबर होता है दिया गया भार बटे तुल्यांकी भार, इसको EQ से दर्शा रहे हैं, इंग्लिश में इसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, गुणित अगर हम ml में दिया हो तो 1000 बटे VM। एक मिनट रुक जाइए, VML। इसको भी याद रख सकते हैं, वॉशिंग इंजन 1000 में देगी बिमला। तो इस तरह से हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। सूत्र आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि लीटर में दिया हो तो हम लिखेंगे N बराबर WB EQ गुणित 1 बटे VL। तो आप देख लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो लीटर में है या ml में है। लीटर में होगा तो ये वाला सूत्र, ml में होगा तो ये वाला सूत्र। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आ चुका है। आइए हम लोग मूल नॉर्मलता से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। 500 ml विलियन में 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल मिला हुआ है, तो उस विलियन की नॉर्मलता क्या होगी? आइए देखते हैं। नॉर्मलता का सूत्र N बराबर WB बटे EQ इक्विवेलेंट वेट गुणित, चूंकि हमें ml में दिया इसलिए 1000 बटे VML। WB क्या है? दिया गया भार विलेय का, कितना दिया है? 0.63 बटे इक्विवेलेंट वेट किसका? जो हमारे पास विलेय है उसका तुल्यांकी भार। विलेय क्या है? देखिए ऑक्जेलिक अम्ल। तो सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र आप याद रखिए, ये होता है COOH इंटू 2H2O। तो सबसे पहले इसका अणु भार निकालते हैं और कितना हाइड्रोजन विस्थापित हो सकता है उस संख्या से इसको भाग दे देंगे। 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24 हो गया। 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौक 64 हो गया। 2 हाइड्रोजन है, 2 इसमें हम जोड़ देते हैं और यहाँ पर 2 H2O है, H2O का होता है 18, 2 उसके साथ गुणा है तो ये आ जाएगा 36। इन सबको जोड़ते हैं, कितना आएगा? 6 2 8 4 12 4 16, 6 2 8 9 10 11 और 1 12, 126 इसका अणु भार आया। 126। कितने हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो सकते हैं? ये तो क्रिस्टल के फॉर्म में ये विस्थापित होगा नहीं, ये दोनों विस्थापित हो सकते हैं। तो 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो गए इसलिए 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 63 इसका तुल्यांकी भार आ रहा है। ठीक है, देखिए कैसे निकाले हैं। इसका अणु भार और कितने हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो सकते हैं उसको हमने बटे के रूप में लिख दिया। 2 निकल सकते हैं इसलिए 2 से भाग दिया, ये आया 63। ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट आया 63। 1000 VML कितना ml दिया है? 500। जो कट रहा है वो कटा दीजिए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 63 से इसको कटाया, ये आ जाएगा 0.1। इसके साथ 2 का गुणा कर दीजिए, ये आएगा 0.01। तो आंसर हमारा आएगा 0.02। ये इसकी नॉर्मलता होगी। ठीक, जब इसको कटाएंगे तो ये 0.01 आएगा, 2 के साथ गुणा करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको परिभाषा के साथ साथ उसका सूत्र याद होगा तो आसानी से उस सूत्र में रख के कोई भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। ये है मोल प्रभाज या मोल अंश या फिर मोल फ्रैक्शन। किसे कहते हैं? तो कोई भी एक घटक के मोल की संख्या
और विलयन में कुल उपस्थित मोल की संख्या का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग मोल प्रभाज कहेंगे। एक घटक चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो, उसका मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या, उनका अनुपात मोल प्रभाज कहलाएगा। जैसे यदि विलेय का निकालें तो विलेय की मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या, विलायक का निकालेंगे विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। इस तरह से मोल प्रभाज को हम लोग x से दर्शाते हैं। अगर विलेय के लिए निकालेंगे तो x b और विलायक के लिए निकालेंगे तो x a से दर्शाएंगे। चलिए हम लोग मोल प्रभाज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, 2.82 ग्राम ग्लूकोज 30 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या होगा। यही क्वेश्चन आपको मोलरता में भी मिला था, यही क्वेश्चन मोल प्रभाज में भी दिया है, बस वहाँ मोलरता ज्ञात करना था, यहाँ मोल प्रभाज ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले मोल प्रभाज का सूत्र लिख लेते हैं। XB इक्वल टू NB बटे NA प्लस NB, विलेय का मोल की संख्या और विलायक में उपस्थित कुल मोल की संख्या। चूंकि विलयन में विलेय और विलायक दोनों होंगे, इसलिए यहाँ पर दोनों लिया गया है। विलेय के मोल की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या। आइए अब हम Na Nb क्या है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले Nb निकालते हैं, तो विलेय का दिया गया भार कितना है, Nb बराबर क्या होता है Wb बटे Mb। विलेय का दिया गया भार बटे विलेय का अणु भार, दिया गया भार है 2.82 और अणु भार कितना है 180। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, कटा देते हैं 2 से, 2 एक कम, 2 चौक 2 एक कम, और ये आ गया 2 × 18 2 शून्यम शून्य। 90 से 141 को भाग देंगे, ये आएगा 90 शून्यम शून्य, 90 शून्यम शून्य, दशमलव है, ये आएगा 90 कम 90 और 5, 0.015 आएगा इसका आंसर। Nb की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं Na की वैल्यू। इसमें विलायक कौन सा, एक बार क्वेश्चन देखिए, 30 ग्राम जल, यानी जल विलायक है, तो दिया गया भार है 30 और अणु भार है इसका 18। इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा 15, ये आएगा 9 और इसको जब हल करेंगे ये आएगा 1.6। ठीक है, तो हमें Na और Nb की वैल्यू मिल चुकी है। अब सूत्र में रख दीजिए, XB इक्वल टू NB, Na प्लस NB होता है। NB की वैल्यू 0.015 और Na की वैल्यू 1.6, NB की वैल्यू 0.015 बटे 1.615। सेम पोजीशन पे दशमलव है, तो दशमलव हट जाएगा। दशमलव हटने के बाद ये होगा, मैं एक बार इसको दूसरे पन्ने में बना देता हूँ। हमारे पास है 0.015 और इधर है 1.615। सेम पोजीशन पे दशमलव है, दशमलव हट जाएगा, ऊपर में आएगा 15, नीचे में आएगा 16 15। 5 से कटा दीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, एक आया 10 हुआ, 5 दूने 10, 5 एकम 5। ठीक है, 321 से 3 को भाग देंगे, शून्यम, दशमलव किए 30 हुआ, फिर शून्यम 300 हुआ, फिर शून्यम 3000 हुआ, तो ये आएगा 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और 1 28। तो लगभग हमारा जो आंसर आएगा वो 0.009 आएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। इसकी सहायता से आप लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।
आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और जितना भी आपको क्वेश्चन मिलता है बुक में उसको ज़रूर बनाइए।